Okay, ATP and NADPH. So okay, so ATP and NADPH. So how does the NADH is synthesized? We have already discussed by gaining of electron as well as hydrogen from the stroma, and they forms NADH plus in non-cyclic photophosphorylation. And also there is a formation of ATP in the process of light reaction. So ATP and NADPH is the end product of light reactions. But हमको आगे भी पढ़ना है कि भाई व्हाट आर दी है ना फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रेज, व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. सो वी नो द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, C6H12O6 एज वेल एज ऑक्सीजन. तो हम लोगों ने पूरी फोटोसिंथेसिस को दो दो उसमें डिवाइड कर दिए थे, दो पार्ट में, लाइट पार्ट लाइट रिएक्शंस में और डार्क रिएक्शन में, है ना. लाइट रिएक्शन से पहले अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक नॉलेज दिया था फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्या है, कौन से पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किया गया था, कौन कौन से सबस्ट्रेट यूज होते हैं, इन सबको डिस्कस किए थे. ठीक है. फिर लाइट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, व्हाट इज अ लाइट रिएक्शन, व्हाट इज अ फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है, ये डिस्कस किए थे. फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. क्या डिस्कस किया था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि भाई हम लोगों ने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तो डिस्कस किया था, जहां पे दोनों फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 जो ग्रेनल थैलाकॉइड्स में होता है ना. तो जब क्या होती है, लाइट एमिट होता है, कहाँ से, सॉरी, लाइट फॉल होती है कहाँ पे, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 से, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं. उस इलेक्ट्रॉन को जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो क्या है इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो कैरी करते हुए ट्रांसफर करते हैं, और लास्ट में फोटोसिस्टम 1 से जो है NADH प्लस को मिल जाती है, NAD प्लस को, और जिससे कि NADH2 का फॉर्मेशन हो जाता है. तो लाइट रिएक्शन का पहला प्रोडक्ट तो बन जाता है. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है ना, इलेक्ट्रॉन की जो कमी है, उसको फुलफिल करने के लिए फोटोसिस्टम 2 के पास क्या होता है, ल्यूमेन के अंदर, मतलब कि, है ना, स्ट्रोमा के, सॉरी, इसके अंदर ग्रेना के अंदर, ग्रेनल थैलाकॉइड्स के अंदर जो स्पेस होती है, खाली स्पेस, ल्यूमेन. तो फोटोसिस्टम 2 के पास क्या होता है, किसका ब्रेकडाउन होता है, फोटोसिस्टम 2 के पास जो है वाटर का ब्रेकडाउन होता है. तो वाटर का ब्रेकडाउन भी क्या है, किसमें आता है, लाइट रिएक्शन का ही हिस्सा है. ठीक है. तो ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, है ना, जिससे कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है फोटोसिस्टम 2 को चली जाती है, और फोटोसिस्टम 2 को कॉन्स्टेंटली इसकी सप्लाई होने की वजह से द फोटोसिस्टम 2 कॉन्स्टेंटली ऑब्टेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी वाटर. ठीक है. जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूअसली क्या होते रहता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते हैं, NADH प्लस बनते रहते हैं. ठीक है. ये हम लोगों ने देखा था. फिर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे किसके, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के. क्या क्या पॉइंट्स बताया था, चलो मेमोराइज कर लेते हैं. जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होती है. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ग्रेना में, और ग्रेना में भी कहाँ, ग्रेनल थैलाकॉइड्स में, हर थैलाकॉइड्स में होता है. एंड द थैलाकॉइड इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या होती है, स्पेस में खाली जगह होती है, ल्यूमेन कहलाती है. फिर उसके बाद हमने देखा था कि in non-cyclic photophosphorylation, both system, photosystem 2 and photosystem involved, and it is present in the membrane of thylakoids. Thylakoids की membrane में present होता है between the electron carrier, है ना, electron carrier molecules जो होते हैं, इन दोनों के बीच में present होते हैं, photosystem 2 और photosystem 1 के बीच में. तो पहला स्टेप, पहला पॉइंट क्या हो गया था, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ लाइट रिएक्शन, in non-cyclic photophosphorylation of light reaction, both photosystem 2 and photosystem 1 involved, both are involved. The second point is that in non-cyclic photophosphorylation, it occurs in the granule thylakoids, it occurs in the granule thylakoids, that is important. In third important point in about non-cyclic photophosphorylation is that the non-cyclic the photolysis of water, it means breakdown of water into hydrogen ion, electron and oxygen molecules, is related with the photosystem 2, and it is the unique feature of light reaction.
It is the unique feature of light reaction, and it is the unique feature of non-cyclic photophosphorylation. In non-cyclic photophosphorylation, always you have to know both photosystem involved. Okay, photosystem 2 and photosystem 1. And in non-cyclic photophosphorylation, ATP and NADH2 both are formed. In non-cyclic photophosphorylation, ATP and NADH2 both are formed. So these are the some कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट था. अब अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. है ना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है. तो उससे पहले है ना थोड़ा सा और अच्छे से अपन इंट्रोडक्शन में तुमको दे देता हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चों को जो है ये मालूम नहीं होता है. मतलब एक्चुअल में पढ़ते पढ़ते क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हमसे मिस हो जाती है. जैसे कि सपोज ये आपका क्या है, याद रखना, ये आपकी क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट है. क्या है, क्लोरोप्लास्ट. और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है आपको पता है ना क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारे बंडल ऑफ कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि है ना सिक्के के है ना बंडल के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, ग्रेना बोल देते हैं. और इस ग्रेना को कनेक्ट करता है कौन, है ना, दोनों ग्रेना को. यहाँ पे ग्रेना है, ठीक है, इस तरीके से. सो दिस इज कॉल्ड दी ग्रेना. ये तो कहलाता है भैया ग्रेना. ठीक है, ये क्या हुआ, ग्रेना हुआ. ये भी ग्रेना हुआ. और इसमें से एक सिंगल को आपने क्या बोल दिया, इस पूरी ग्रेना में से सिंगल को क्या बोल देंगे, थैलाकॉइड्स. थैलाकॉइड. थैलाकॉइड्स बोल देंगे बेटा. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट इज दैट, so the thylakoids present in the grana, thylakoids present in the grana is called granal thylakoids. It's called granal thylakoids. It's called granal thylakoids. But the thylakoids present in the stromal lamellae, मैं आपको बताया था कि है ना the two structure है ना, the two grana is connected by the stromal lamellae. This is called स्ट्रोमल लैमेली. इसको बोलते हैं बेटा स्ट्रोमल लैमेली बोलते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमल लैमेली. सो ग्रेना एंड स्ट्रोमल लैमेली, these both are the parts of granule system. But the important is that, सुनो ध्यान से, क्या है, the thylakoids present in the grana, in the granal compartment, that is called granal thylakoids. But the thylakoids present in the stromal lamellae, this is stromal lamellae and a thread-like structure. This is called what? This is called, so the thylakoids present in the stromal lamellae is called stromal thylakoids. What? Stromal thylakoids. Called stromal thylakoids. So we have two types of thylakoids. The first one is called granal thylakoids. ठीक है, which present the thylakoids of grana is called granal thylakoids, and stromal thylakoid is another one, which is the parts of, or which is the thylakoids of stromal lamellae. ठीक है, this is the important things. ठीक है, you have to know. इतना पता है सबको, क्लियर हो गए, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर. यस सर. है ना. अब अभी हम लोग क्या पढ़े थे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. मैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था. इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोथ फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 आर इन्वॉल्व. बट मैंने दूसरा पॉइंट ये भी बोला था, दीज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस only occurs in the granal thylakoids. It does not occurs in the stromal thylakoids. It does not occurs in the stromal thylakoids. ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन only occurs in the where granal thylakoids. It does not occurs in the stromal thylakoids. Okay, and in non-cyclic photophosphorylation, as you know, photosystem 1 and photosystem 2 both are involved. Photosystem 1 and photosystem 2 both are involved. That is important. Okay, so the granule thylakoids, the non-cyclic photophosphorylation occurs in the granule thylakoids. This is the granule thylakoids. So in सब में होगा. But in stromal thylakoids, this non-cyclic photophosphorylation is absent. Okay, why? So it's very simple, because for non-cyclic photophosphorylation, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, that is very important.
वाई नॉन साइक्लिक, एक क्वेश्चन लिख लो, यहीं पे लिखो क्वेश्चन जो है, ये जस्ट वहां पे लिखो, वहीं पे लिख लो, वाई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना, वाई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डज नॉट ऑकर्स इन स्ट्रोमल थैलाकोइड्स, वाई नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन डज नॉट ऑकर्स इन द स्ट्रोमल थैलाकोइड्स, इन स्ट्रोमल थैलाकोइड्स। अब इसका आंसर क्या है, तो सिंपल सा आंसर देना, अगर आपका सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहेगा या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें आपको सिंपल सा क्या लिखना है, बिकॉज इन स्ट्रोमल थैलाकोइड्स, बिकॉज इन स्ट्रोमल थैलाकोइड्स, ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज दैट photosystem 2 is absent, photosystem 2 is absent, and NADP NADH reductase enzyme, NADH reductase enzymes is also absent. कहां पे भैया, स्ट्रोमल थैलाकोइड्स में। इसी वजह से स्ट्रोमल थैलाकोइड्स में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होता है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां पे होता है, ग्रेनल थैलाकोइड्स में। क्यों होता है तो आपको बताना है, बिकॉज इन ग्रेनल थैलाकोइड्स photosystem 2 and photosystem 1 both are involved, both are present. So that's why the non-cyclic photophosphorylation occurs in the granule thylakoids. But in stromal thylakoids, photosystem 2 as well as NADH reductase enzyme, which is the last, ठीक है, electron acceptor in the non-cyclic photophosphorylation, which receives electron from the, ठीक है, photosystem 1 from the ferredoxin, the last electron acceptor, and forms NADH plus NADH. Okay, so that's why these enzymes are very crucial for the formation of NADH2, that is the, है ना, source of energy, that is the temporary source of energy, and it is essential, NADH plus NADH2 is essential for the, है ना, formation of glucose molecules in the dark reaction, ठीक है ना। मैं आपको बताया था द एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज NADH2 and ATP. Why NADH2 and ATP is important? Because the formed ATP and NADH2 in light reaction, they are utilized in the further dark reaction for the formation of glucose molecules. So without NADH and without NADH2 and ATP, we cannot assume the formation of glucose molecules. That's why we are discussing here why NADH2 and ATP is important. So that's why we are discussing or we are studying in light reaction. इतना क्लियर है, सबको समझ आ गया ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So in stromal thylakoid, this is the stromal thylakoid. In the stromal thylakoid, there is only photosystem 1 is present. In stromal thylakoid, there is only photosystem 1 is present. So that's why there is no possibility of occurring what, non-cyclic photophosphorylation in stromal thylakoids. So in stromal thylakoids, because of only presence of photosystem 1, there is a only single there is a special type of there is a special parts of light reaction that is called cyclic photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation. Okay, so the cyclic photophosphorylation occurs in where, stromal thylakoids as well as granule thylakoids. अब क्यों वो बताऊंगा अभी. So let's have a details about the cyclic photophosphorylation. चलो अपन लोग cyclic photophosphorylation पढ़ते हैं, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया भाई? कोई डाउट है किसी को? पूछ लो अभी भी डाउट है तो, बाद में फिर वो डाउट ही रह जाता है ना, कोई फिर क्लियर नहीं होता। और अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हो अपने डाउट को, तो फिर कोई मतलब का नहीं है क्लास अटेंड करना, है ना, तो बिल्कुल पूछा करो। चलो, क्लियर है इतना भाई सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, है ना, जो आप लोग शायद तक के नहीं जानते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस कॉन्सेप्ट, है ना, दिस कॉन्सेप्ट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो सी दिस,
So this is your okay. ध्यान से देखो, मैंने क्या किया है, ये जो ग्रेना और स्ट्रोमा है इनको मैंने थोड़ा सा लार्ज किया है और ये चीजें मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया है। मतलब अगर इसको अपन ऐसे थोड़ा सा लार्ज कर दे तो इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये थैलाकॉइड्स है, दिस इज कॉल्ड, ये तीनों क्या है, ग्रेनल थैलाकॉइड्स है। सो दिस इज ग्रेनल थैलाकॉइड्स। Okay, and this one is stromal thylakoids. Okay, now ध्यान से देखना है ना, something is important here, so just don't blink your eyes. ध्यान से देखो, मैंने इसको लार्ज किया, दिस इज अ ग्रेनल थैलाकॉइड्स एंड दिस इज द स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स, दिस इज द स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स, ठीक है, इस तरीके से होगा, है ना। चलो अब ध्यान से देखना क्या है, मैंने आपको बोला था कि ग्रेनल थैलाकॉइड्स में फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने ये जो इतना थिक बनाया है ना, इतना थिक बनाया है इस चौक से, तो इसका मतलब मतलब ये है कि ये जो ग्रेना है ना, ये ग्रेनल थैला, ये एक थैलाकॉइड्स है, ये भी एक थैलाकॉइड्स है और ये भी थैलाकॉइड्स है। ये इसका क्या है, ल्यूमेन है, खाली स्पेस है, और ये इसके मेम्ब्रेन है। और आपको पता है इसी मेम्ब्रेन पे फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 लगे होते हैं। ग्रेनल थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन पे तो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 लगे होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, Yes, sir. फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 का लोकेशन क्या होता है, पोजीशन क्या होता है ना, कहाँ पे, ग्रेनल थैलाकॉइड्स में। हमने ये तो पढ़ा है कि इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, है ना, बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 आर इन्वॉल्व, एंड these non-cyclic photophosphorylation occurs in the granule thylakoids। कहाँ पे होता है, ग्रेनल थैलाकॉइड्स में, स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स में नहीं होता। तो हमको ये पता लगाना है कि भाई अगर ग्रेनल थैलाकॉइड्स में नॉन साइक्लिक हो रहा है तो उसके लिए फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1 दोनों को होने चाहिए। और उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जब हम लोग नॉन साइक्लिक पढ़े थे तो ऐसा मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया था, बट कैसे होता है ध्यान से देखो, है ना। देखो देखो, ये जो दो ग्रेना के बीच में जो जगह है ना, अंदर वाली, है ना, जो क्लोज्ड है, जो क्या है, क्लोज्ड है ना। तो ये जो क्लोज्ड वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस देखो, मैं इसको इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, है ना, इस व्हाइट कलर के चौक से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये वाला पोर्शन कहलाता है, ये वाली जो रीजन कहलाती है, इसको अपन बोलते हैं, ध्यान से देखना, दिस रीजन इज कॉल्ड appraised part of thylakoid, appraised part of thylakoid, मतलब दो थैलाकॉइड्स के बीच में जो जगह है अंदर वाली, ये जो अंदर वाली जगह है जो दिखाई नहीं देता है, that is called appraised part, and these open areas, these open parts of granule thylakoids such as this one, this one, this one, ये सब के सब, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉन appraised region, this is called non appraised parts of thylakoids। Okay, so this is the appraised part between the two, है ना, between the space between the two grana or two thylakoids, granule thylakoid is called appraised part of thylakoids, and
दी है ना नॉन एक्सपोज्ड सरफेस, सॉरी क्या एक्सपोज्ड, बाहर से एक्सपोज होता है ना, बाहर से आसानी से दिखाई देता है, द आउटर सरफेस और एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ ग्रेनल थैलाकॉइड इज कॉल्ड नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ द थैलाकॉइड्स। सो दिस इज अ नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ द स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स, इसको क्या बोलेंगे, नॉन एप्रेस्ड पार्ट्स ऑफ द स्ट्रोमल थैलाकॉइड, क्योंकि ये क्या है विजिबल है, ऊपर से एक्सपोज्ड है, जबकि ये बीच में है, तो उसको क्या बोल देंगे, एप्रेस्ड पार्ट ऑफ थैलाकॉइड्स, नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ थैलाकॉइड्स, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, नॉन एप्रेस्ड पार्ट ऑफ थैलाकॉइड्स। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखो, अब इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान से सुनो। सो इन ग्रेनल थैलाकॉइड हमने क्या पढ़ा था, इन ग्रेनल थैलाकॉइड्स बोथ फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1 आर इन्वॉल्व, बट वेयर इट इज लोकेटेड, सो ध्यान से सुनो, द फोटोसिस्टम 2, the photosystem 2 present in the appraised part of the thylakoids, है ना, the appraised part of the thylakoids. So this is the photosystem 2, here it is located, and in non-appraised part of the thylakoids photosystem 1 present, non-appraised part of the thylakoids photosystem 1 is present. Okay, so location, is it clear? Related to locations of photosystem 2 and photosystem 1 in granule thylakoids? All of you have clear? सर Yes, वो जो sir. बीच वाला थैलाकॉइड है उसमें फोटोसिस्टम 1 नहीं हुआ क्या? कौन सा है बेटा, यहाँ नो सर, वही सेंटर वाला थैलाकॉइड, ग्रेनल थैलाकॉइड। यहाँ बोल रहे हो यस सर। बेटा, यहाँ वही तो पता है, दिस एरिया इज कॉल्ड एप्रेस्ड पार्ट, तो यहाँ पे केवल फोटो सिस्टम 2 होता है, फोटो सिस्टम 1 नहीं होता। लेकिन एक ग्रेना के अंदर देखो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों है, लेकिन दोनों का लोकेशन, दोनों का पोजीशन अलग है, एक किसके अंदर, एक थैलाकॉइड्स के अंदर। एक थैलाकॉइड्स के अंदर दोनों है, फोटो सिस्टम 1 भी है और फोटो सिस्टम 2 भी है, लेकिन फोटो सिस्टम 2 अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। किसकी तरफ प्रेजेंट होता है, अंदर की तरफ, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं फोटो सिस्टम 1, तो बाहर की सरफेस में, मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ होती है। क्लियर है पॉइंट? अब अगर हम आ जाते हैं, अब अगर हम किस में आते हैं भाई, कि सेम यहाँ भी होगा दूसरे ग्रेना के अंदर, यहाँ पे सब पे वैसे ही होगा, ठीक है। ग्रेनल थैलाकॉइड्स में फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों प्रेजेंट होगा, बट डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस ये रहेगा कि जो फोटो सिस्टम 1 है वो बाहर की तरफ, ठीक है, और फोटो सिस्टम 2 है वो ग्रेनल थैलाकॉइड्स के बीच में अंदर की तरफ, जिसको अपन एप्रेस्ड पार्ट बोलते हैं। तो एप्रेस्ड पार्ट में फोटो सिस्टम 2, नॉन एप्रेस्ड पार्ट में फोटो सिस्टम 1। अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो। स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स की अगर बात करें तो स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स में क्या हुआ, मैं बताया था स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स में केवल फोटो सिस्टम 1 ही है, और यहाँ पे तो कोई एप्रेस्ड वाली पार्ट ही नहीं है, दोनों पार्ट क्या है, नॉन एप्रेस्ड। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फोटो सिस्टम 1। कौन सा हो जाएगा भैया, फोटो सिस्टम 1। यहाँ पे भी फोटो सिस्टम 1, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि दूसरा ग्रेनल थैलाकॉइड हो जाएगा तो ये फोटो सिस्टम 2 हो जाएगा। तो इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका फास्ट, जिनको भी लेना है भाई। हो गया, चलो अब ध्यान सुनो। अब मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको लिख लेना या अपने माइंड में अपना मेमोराइज कर लेना, फिट कर लेना। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनो, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। फोटोसिस्ट सॉरी, वहां पे ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूँ, फिर लिखना। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, non-cyclic photophosphorylation occurs in granule thylakoids. Non-cyclic photophosphorylation occurs in the granule thylakoids, ठीक है, because in granule thylakoids both photosystem 1 and photosystem 2 both are involved, but in granule thylakoids the photosystem 1 present in the non-appraised region of granule thylakoids, and photosystem 2 present in the appraised part or appraised region of granule thylakoids। ये मालूम होना चाहिए स्टेटमेंट। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। इन स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स, ठीक है, only photosystem 1 is involved, only photosystem 1 is involved, so that's why, ठीक है, there is a only cyclic photophosphorylations occur in the stromal thylakoids। cyclic photophosphorylation
occurs in the stromal thylakoids. अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने बता दिया तो आपको मान के चलो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा वो 95% क्लियर है। ठीक है, सुनना ध्यान से, अब मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है आप लोग के लिए एक एमसीक्यू है क्वेश्चन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो भी है ऑकर्स इन, फिर ऑप्शन है ए, ठीक है, स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स, स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स, ग्रेनल थैलाकॉइड्स, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बताओ क्या आंसर होगा इसका? सर स्ट्रोमल थैलाकॉइड। Option C. Cyclic photophosphorylation occurs in stromal thylakoids, granule thylakoids, both A and B, and none of the above. ठीक है, Stromal thylakoid. बेटा बताओ, आयुष बताओ बेटा क्या आंसर क्या होगा? स्ट्रोमल थैलाकॉइड। ओके ठीक है, आयुष श्रीवास क्या होगा बेटा बताओ तुम? स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स। भूमि श्रीवास्तव क्या होगा आंसर? Option A. Stromal thylakoid. ओके, दीपिका, ईशा? Sir, option C both. ऑप्शन सी बोथ। हु इज सेइंग ऑप्शन सी बोथ? Deepika, you are saying option is C. Who is saying option is both? Okay. Okay, so let's talk about. बहुत सारे बच्चे जो है ए बोल रहे हैं, कुछ बच्चे जो है वो क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, बोथ ऑप्शन ए एंड बी। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कैसे दिमाग लगाओ बता रहा हूँ भाई। आपको पता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होने के लिए क्या चाहिए? फोटो सिस्टम 1 चाहिए, तभी होगा, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 तो साइक्लिक में आता नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो फोटो सिस्टम 1 आपका स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स में भी है और फोटो सिस्टम 1 आपका ग्रेनुलर थैलाकॉइड्स में भी है। समझना ध्यान से, तो फोटो सिस्टम 1 also present in stromal thylakoid as well as granular thylakoid, but photosystem 2 present only in the granular thylakoid. क्लियर है पॉइंट? तो आंसर चला जाएगा इसका सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि फोटोसिस्टम 1 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो ध्यान से सुनो, अब बोलोगे सर दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? या तो सुनना ध्यान से, या तो जो ग्रेनल थैलाकॉइड्स के फोटोसिस्टम 1 है दोनों या तो नॉन साइक्लिक में पार्टिसिपेट करेंगे या तो फिर साइक्लिक में करेंगे। मतलब ये जो फोटोसिस्टम 1 है ग्रेनल थैलाकॉइड्स के अंदर, या तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करेगा या फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करेगा। दोनों एक साथ कैसे हो पाएगा पॉसिबल? तो बिल्कुल पॉसिबल होता है। ठीक है, कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि हम जैसा पढ़ते हैं, हम जैसा सुनते हैं वैसा एक्चुअल में होता नहीं है, वहां पे कुछ और होता है। क्योंकि कभी कभी केवल हो सकता है फोटो सिस्टम 2 ही इन्वॉल्व हो, फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व ना हो इसमें, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। इसको लाइट ना मिल रहा हो, कितने रेंज का? 680 नैनोमीटर की रेंज की लाइट इसको नहीं मिल रही हो सकता है। या हो सकता है कोई इनहिबिटर जो है आकर के क्या कर दिया, फोटो सिस्टम 2 को क्या कर दिया है, ठीक है, इनहिबिट कर दिया है, उसको स्टॉप कर दिया है। तो उस कंडीशन में केवल फोटो सिस्टम 1 ही ऑपरेट होगी, है ना। अगर फोटो सिस्टम 1 ऑपरेट होगा केवल तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा, अगर दोनों एक साथ ऑपरेट होंगे तो नॉन साइक्लिक। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर दोनों को सफिशिएंट लाइट मिलता रहेगा, इसको 700 नैनोमीटर का, इसको 680 नैनोमीटर का, तो दोनों एक्टिवेट रहेंगे और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो जेड स्कीम है वो चलेगा। लेकिन सपोज किसी रीजन वाइज फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो क्या है, केवल एक्टिव है, फोटो सिस्टम 2 एक्टिव नहीं है। हो सकता है देयर मे बी सो मेनी रीजन, ठीक है, ऑफ, है ना, इनहिबिटिंग ऑफ नॉट वर्किंग ऑफ दिस फोटो सिस्टम 2। ऑन दैट टाइम only photosystem 1 is activated
and there is only cyclic photophosphorylation occurs in the granule thylakoids. और अगर केवल photosystem 1 होगा एक्टिवेट तो यहाँ पे भी होगा। तो ध्यान से सुनो, cyclic photophosphorylation occurs in both stromal thylakoids and granule thylakoids, but non-cyclic photophosphorylation only occurs in the granule thylakoids. क्या है मेरी स्टेटमेंट से सब लोग सहमत हो? Yes, sir. तो लिख लो Yes, एक, sir. है ना, तो एक स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑकर्स इन बोथ स्ट्रोमल एंड ग्रेनल थैलाकोइड्स एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओनली ऑकर्स इन दी ग्रेनल थैलाकोइड्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोग लिख के रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन बनाता है। नीट का क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है ये, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, नीट का क्वेश्चन दावे के साथ बोल सकता हूँ छूटेगा ही, हो ही नहीं सकता आपका क्वेश्चन ना सॉल्व हो अगर आपका आप फोटोसिंथेसिस को अच्छे से पढ़ रहे हो, डीप में जाकर के पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी की मदद ले रहे हो, यहाँ पे जो समझ रहे हो, तो बिल्कुल कोई वो नहीं होगा। सबको क्लियर हो गया भाई ये कॉन्सेप्ट जो है? Yes, 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 sir. sir. तो आपके एमसीक्यू में जब कभी भी आपका टेस्ट होगा या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो बहुत रीडली आंसर करना, बहुत आसानी से आंसर करना कि है ना ये कॉन्सेप्ट ऐसा ऐसा होता है। आपको कोई कितना घुमा करके क्वेश्चन में पूछे कि ये यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है, बस अपना माइंड फिट रखना, माइंड सेट रखना कि ये क्या होता है, कैसे है, कॉन्सेप्ट क्या चीज है, अगर ये पता है तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए सॉल्व हो जाएगा। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ तक कि सब लोग अपना क्लियर है सबको भाई? Yes, sir. आकृति पांडे नहीं है क्या आज? डू यू नो आकृति पांडे? ठीक है ना, बच्ची जो है आकृति पांडे जो है करती। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द cyclic photophosphorylation. So give a heading cyclic photophosphorylation. Okay, cyclic photophosphorylation. तो आपको पता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिस्टम और फोटोसिस्टम 2 में होगा। तो क्या होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के? सिंपल सा अपन इसके थ्रू पढ़ते हैं। तो ये है आपका क्या भाई, ये है आपका फोटो सिस्टम, ठीक है, ये है आपका फोटो सिस्टम 1, ठीक है, फोटो सिस्टम 1, ठीक है, जो 680 नैनोमीटर की रेंज पे काम करता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, कौन सा भाई? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, जो 680 नैनोमीटर की रेंज की लाइट पे, है ना, सॉरी 700 नैनोमीटर की रेंज की लाइट पे ना, सॉरी 700, मतलब जब इसको सनलाइट मिलेगी कितनी रेंज की? 700 नैनोमीटर की, ठीक है। तो यहाँ से सनलाइट क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंट्री करेगा, है ना, स्ट्रोमल और ग्रेनल थैलाकोइड्स में एंट्री कर रहा है भाई ये सनलाइट, और इस सनलाइट को क्या करेगा? रिसीव करने के बाद जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए के अंदर जो रिएक्शन सेंटर होता है ना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, उसके बीच में कौन बैठा है? मैं बताया था मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, है ना, एमिट हो जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनो, जब लाइट पड़ती है कहाँ पे? फोटोन गिरता है। कहाँ पे फोटोन गिरता है? क्योंकि लाइट के अंदर क्या है? क्वांटम एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन इज अ क्वांटम एनर्जी। तो क्वांटम एनर्जी जैसे ही क्या करता है ना, इसके ऊपर हिट करता है, किसको हिट करता है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स को। तो क्या हो जाता है? जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स की जो क्या है, मैग्नीशियम है, उस मैग्नीशियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ग्राउंड स्टेट से किसमें आ जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन इसको इस तरीके से वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया भाई? एक्साइटेड स्टेट में आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 700, ठीक है। लेकिन इसमें मैं क्या कर देता हूँ? एक स्टार पॉइंट कर देता हूँ, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट को बताता है। किसको बता रहा है? एक्साइटेड स्टेट को। या फिर आप लिख सकते हो एक्साइटेड क्लोरोफिल, एक्साइटेड क्लोरोफिल,
excited chlorophyll A, ठीक है। Okay, now what happens, these photosystem 1 है ना containing chlorophyll molecule A, it means photosystem है ना 700 PS1। अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहां से क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ एमिशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मैं बताया था, जब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के मैग्नीशियम आयन को हिट करता है तो मैग्नीशियम आयन की जो आउटर ऑर्बिटल है, वैलेंसी है, वो कितनी होती है, 2 होती है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एनर्जी मिली, तो एनर्जी जैसे मिलता है इलेक्ट्रॉन वहां से अपने जंप करके कहाँ चली जाती है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे चली जाती है, जहां से उसको कौन पिकअप कर लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पार्ट हैं। उस कैरियर का नाम है, जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कैरियर है, उसका नाम है FRS। क्या है, FRS। इसका मतलब है फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, है ना। जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो कौन सा है, FRS, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फिर फेरिडॉक्सिन जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है, वो क्या करता है आगे, है ना, फेरिडॉक्सिन को इसको दे देता है, फेरिडॉक्सिन को क्या कर देता है भाई, इलेक्ट्रॉन दे देता है। कितना इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर जो फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस है, ये क्या करता है ना, किसको दे देता है, साइटोक्रोम। साइटोक्रोम बी को, साइटोक्रोम बी को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। और ये जो साइटोक्रोम बी है, इस 2 इलेक्ट्रॉन को दे देता है लास्ट में प्लास्टोक्विनोन को। सबको याद है प्लास्टोक्विनोन, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, बताया था मैं। कौन सा Yes, sir. इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन Yes, कैरियर, ठीक है। सो दिस 2 इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू दी प्लास्टोक्विनोन। बट आपको पता है, मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये सब कहाँ पे है, ये क्या है बेटा, ये ल्यूमेन है। क्या है, ये ल्यूमेन है। कैसा, ध्यान से देखो इधर, ये आपका हुआ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये आपकी हुई थैलाकॉइड्स, और इन दोनों थैलाकॉइड्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है स्ट्रोमल थैलाकॉइड। तो ये देखो, ये स्ट्रोमल थैलाकॉइड है ऐसे, तो इसकी ये क्या हुई, ल्यूमेन हुआ, ये ल्यूमेन हुआ, और ये आपके मेम्ब्रेन हुए। सेम जैसे ये ल्यूमेन हुआ, ये सॉरी ये ल्यूमेन हुआ अंदर खाली स्पेस, वैकेंट स्पेस, और ये मेम्ब्रेन क्या हुआ, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। तो ये क्या हुआ, ये खाली स्पेस है वो ल्यूमेन है। हम जो ये बात पढ़ रहे हैं, ये सब ये कहाँ का बेटा, मेम्ब्रेन का है। ये सब कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रोमल और थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो फिर अब क्या होता है, नाउ दिस प्लास्टोक्विनोन गिव्स द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ध्यान से देखो, ये बाहर वाला पार्ट है आपका स्ट्रोमा, ये बाहर वाले पार्ट्स कौन सा है, स्ट्रोमा। और हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो ग्रेना और स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स का क्या है, मेम्ब्रेन है। ये ग्रेनल थैलाकॉइड्स का मेम्ब्रेन है ना, ग्रेनल और स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स का। बाहर वाला जगह क्या है, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा आपका स्ट्रोमा है। तो बाहर स्ट्रोमा, अंदर ल्यूमेन, और ये आपका थैलाकॉइड्स, स्ट्रोमल और ग्रेनल थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन। अब ध्यान से देखना, ये जो प्लास्टोक्विनोन है, आपको पता है प्लास्टोक्विनोन का फीचर क्या है, ये थोड़े से अलग है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, इलेक्ट्रॉन कैरियर में सबसे अलग है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। क्या, ये जो प्लास्टोक्विनोन होता है, इसकी आदत है, ये क्या करता है, स्ट्रोमा से 2 हाइड्रोजन पिक करता है, इलेक्ट्रॉन पर लेता है, और उसके बाद उस हाइड्रोजन को वो प्लास्टो है ना किसको दे देता है, अंदर डाल देता है, कहाँ पे, ल्यूमेन के अंदर डाल देता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को पास कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन की जस्ट पास खड़ी रहती है दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका नाम है साइटोक्रोम, ठीक है, F, ठीक है, कौन सा, साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F है ना। ये क्या करता है, नाउ दिस साइटोक्रोम F गिव्स इलेक्ट्रॉन टू प्लास्टोसाइनिन, किसको दे दिया, प्लास्टोसाइनिन को दे दिया। नाउ दिस प्लास्टोसाइनिन गिव्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस प्लास्टोसाइनिन गिव्स ultimately gives further 2 electrons to the photosystem 1. So here you can see
the electron emitted from the photosystem 1 from the magnesium of chlorophyll A molecules, then it is further, ठीक है, it is given to the next electron acceptor electron carrier in the electron transport chain, and lastly it is revert back into the photosystem 1, ठीक है. So there is a no needs of supplying electron to the photosystem 1 because the electron itself, ठीक है, revert back or ठीक है return back into the photosystem 1. Is it important? So यहाँ पे important point ये है, in this process, in the cyclic photophosphorylation, why it is called cyclic? Because the electron moves in a cycle. The electron moves in a cycle. ठीक है? Okay, so there is a return back of electron. So this type of phosphorylation is called साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. अब बोले कि सर एटीपी कहाँ पे बन रहा है, तो एटीपी कैसे बनेगा वही बताऊंगा कि हमने वही अभी तक नहीं पढ़ा है, एटीपी कैसे बनता है. और एटीपी कैसे बनता है वो पढ़ने से पहले ये सब जानना जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे एटीपी कैसे बनता है. ठीक है, तो ये सनलाइट हुआ आपका. ठीक है, दिस इज द सनलाइट. नाउ क्या होगा यहाँ से यहाँ से क्या होता है भाई, आप लोग पढ़े हुए, यहाँ से क्या होता है, this from the stroma there is a number of hydrogen ions. So this hydrogen ion is pumped into the where lumen. So there is a again and again. अब देखो क्या होगा, बार बार यहाँ से लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर चलेगी, फिर अंदर आ जाएगी, फिर से 2 हाइड्रोजन अंदर, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, फिर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर आगे मिलेगा, फिर इधर, फिर 2 हाइड्रोजन अंदर. ऐसे करते करते मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को जाता है, फिर से रिवर्स रिवर्ट किसमें आ जाता है, रिटर्न हो जाता है अपने फोटोसिस्टम में, फिर ऐसे गया, फिर से रिटर्न हुआ. ऐसे करके ये साइकिल चलते रहता है. इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, जाता है, फिर वापस आता है, एमिट होता है, मूव करता है, फिर वापस आ जाता है. लेकिन इससे होगा क्या, बोलोगे सर इससे हो क्या रहा है, इससे हो क्या रहा है, इससे कौन सा मान जो होता है, एटीपी का प्रोडक्शन हो जा रहा है. हम तो कहीं पर भी नहीं देख रहे हैं यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन हो जाए. इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट हो जाने से क्या हो जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. सबके माइंड में यही क्वेश्चन उठ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होने से ऐसा क्या हो जाता है कि एटीपी बन जाती है. तो उसके पीछे रीजन है, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने से होता क्या है, ठीक है, ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है कि प्लास्टोक्यूनम बार बार क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को स्ट्रोमा के अंदर, सॉरी स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को ले लेकर के क्या कर रहे हैं, अंदर ल्यूमेन में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होने लग जाएगा ल्यूमेन के अंदर, है ना. ग्रेनल थैलाकॉइड्स और स्ट्रोमल थैलाकॉइड्स की जो ल्यूमेन है, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन क्या होने लग जाएगा, हाई होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, हाई H+ आयन. जबकि बाहर क्या होने लग जाएगा, स्ट्रोमा के अंदर लो H+ आयन, लो H+ आयन. ठीक है, ये हुआ. अब ऐसा होने से होगा क्या, दिस इज कॉल्ड, अब भाई H+ को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का दूसरा में क्या है, प्रोटॉन. क्या है, प्रोटॉन, क्योंकि वहां से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो इसीलिए तो H+ बना है. आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो इस बात को, है पीरियोडिक टेबल में. तो ध्यान सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन दी स्ट्रोमा. दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बायोलॉजी या केमिस्ट्री के टर्म्स में, ग्रेडियंट्स. क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट्स. सो हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट्स इन दी ल्यूमेन and low proton gradients in the stroma. It means you can say there is a proton gradient, there is a proton gradients between the lumen and stroma during cyclic photophosphorylation. और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी हुआ था, मैं आपको बताया था, ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन बार बार इकट्ठे हो रहे थे कि नहीं. Yes sir. अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ना, को जा करके देखोगे तो मैं आपको बताया था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 3 कारण से, देयर आर 3 रीजंस दैट देयर इज अ इंक्रीज्ड concentration of hydrogen ion inside the lumen in non cyclic की बात नहीं कर रहा हूँ, non cyclic photophosphorylation there are 3 reasons through which there is an increased concentration of hydrogen ion inside the lumen, ठीक है, as compared to the stroma. First one मैं आपको बताया था, there is a
continuous breakdown of water in non-cyclic photophosphorylation inside the lumen, which facilitate, which increases the hydrogen ion concentration. The first reason. Second reason, the shifting of hydrogen ion from the stroma to the lumens by plastoquinone in non-cyclic photophosphorylation. So that's why there is an increased concentration of hydrogen ion. And the third one, there is a utilization of hydrogen ion. There is a utilization of hydrogen ion by NAD plus. The last electron acceptor utilize hydrogen ion, that is a NADP plus hydrogen ion from the stroma. So due to this three reasons, increased concentration of lumen and decreased concentration of stroma occurs in the non-cyclic. Similarly, in cyclic photophosphorylation, there is only one reason. There is only one reason of increasing hydrogen concentration in lumen, because there is the two reason is not available in the cyclic photophosphorylation, because in cyclic photophosphorylation neither there is a photolysis of water and neither there is an involvement of NADP plus. So that's why there is only single reason of increasing concentration of hydrogen ion inside the lumen as compared to the stroma. Which one? Which is by the shifting of hydrogen ion from the stroma to the lumen by plastoquinone. ये पॉइंट क्लियर है सबको? क्लियर है कि नहीं? भी पूछो, अभी भी डाउट है तो पूछ लो, बता दो। Yes, sir. रिपीट करने के लिए बोलोगे तो रिपीट कर दूंगा जैसे भी, बट याद होना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, है ना, इसीलिए पढ़ रहे हो, है ना। और ये सबसे टफ चैप्टर। थर्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम बताइए तो एक और बार। कौन सा बेटा? इधर यहाँ पे सर वो CYT वाला। ये वाला? हाँ, इसका नाम साइटोक्रोम बी, है ना। साइटोक्रोम एक पिगमेंट है बेटा, है ना, हमारे मतलब प्लांट के अंदर भी होता है, प्लांट के अंदर होता है साइटोक्रोम बी, है ना। हमारे अंदर भी होता है साइटोक्रोम बी, जो होता है एनिमल में भी होता है ना, सेल्स के अंदर उसकी मेम्ब्रेन पे लगी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। इसका फुल फॉर्म लिखाऊंगा अभी। फेरिडॉक्सिन, साइटोक्रोम बी, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम एफ एंड प्लास्टोसाइनिन, है ना। इसको प्लास्टोसाइनिन बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 को रिटर्न कर देता है। ठीक है? यस सर। और किसी को कुछ डाउट है भाई? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है? Excuse me, sir. हाँ पूछो बेटा, पूछो। सर, ये आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने का जो रीजन दिया था वो एक और बार बताएंगे क्या? हाँ, द अल्टीमेट रीजन और द मेन रीजन ऑफ, है ना, ट्रांसफरिंग दिस इलेक्ट्रॉन, देयर इज ओनली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जैसे ध्यान से सुनो, इसको और अच्छे समझा रहा हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छे समझ पाओगे। एज यू नो इन फिजिक्स, है ना, all the electrical work, all the electrical, है ना, instrument, all the electrical devices is only, है ना, they are working and their working is only based on the concept of moving of electron। आपकी जो फैन चल रहा है ना आपके घर में, है ना, जब हम क्या कर रहे हैं, उसको लाइट की एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहा है वो, आपकी जो मशीन है जिसके अंदर, फैन के अंदर, वो क्या कर रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, घूम रही, स्पिन कर रही है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन करने से क्या होती है, एनर्जी होती है। तो याद रखो, इस फिजिकल वर्ल्ड में पूरा ये जो वर्ड है, इसके अंदर कोई भी चीज एक्टिव है, अगर वो जिंदा है, लाइव है या वर्किंग है, वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से। इवन हमारे अंदर आप जाओगे एकदम डीप में, इन डेप्थ, तो पाओगे कि हम किससे बने हुए हैं, एलिमेंट से बने हुए हैं, और एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन के मूव करने से ही सब हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होता तो आगे ग्लूकोज नहीं बनती, एटीपी नहीं बनता, एनएडी। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन अगर मूव नहीं होता तो बताओ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADH प्लस बनता क्या? पॉसिबल था क्या NADH बनना? हाँ सर। नो सर। नहीं पॉसिबल है। और अगर NADH नहीं बनेगा तो सिंपल सी बात है, डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज नहीं बनेगी, क्योंकि डार्क रिएक्शन को चलाने के लिए, है ना, उस साइकिल को चलाने के लिए हमको एटीपी और NADPH क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती, तब वो चलता है। और जब डार्क रिएक्शन नहीं चलेगी तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। अगर ग्लूकोज नहीं बनेगी प्लांट के अंदर, तो खाने के लिए प्लांट के पास कुछ नहीं होगा। अगर प्लांट के पास कुछ नहीं होगा तो एनिमल के पास कुछ नहीं होगा, और अगर एनिमल के पास कुछ नहीं होगा तो फिर ये जो हमारा इकोसिस्टम है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा है आपको
कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होने का, है ना, मेन रीजन या मेन इसका रिजल्ट ये है कि इससे एटीपी प्रोडक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में क्या होता है, हेल्प होता है। क्लियर है पॉइंट? एटीपी और एनएडीपीएस दोनों के प्रोडक्शन। यस सर। ठीक है, चलो। कभी सोचे थे क्या इतना ज्यादा अपन डीप में पढ़ेंगे, या फिर पूरा पूरा इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री अभी सभी चीजें आ जाएंगी, है ना? कभी 10th में सोचे थे क्या, जब 10th पास आउट करके आए 11th में, कि फोटोसिंथेसिस इतना डेप्थ से पढ़ेंगे अपन लोग? ठीक है, बट बहुत ज्यादा डेप्थ में है। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप बीएससी एमएससी करोगे तो उससे हायर लेवल के लिए और जहाँ अंदर है। ठीक है, सोच नहीं सकते। हम तो केवल बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ये बहुत बेसिक्स है चीजें, समझ आए? और 11th के अंदर, 11th की एनसीईआरटी में और पूरी 11th के सिलेबस में अगर सबसे टफ चैप्टर किसी को माना जाता है तो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अच्छे अच्छे के पल्ले नहीं पड़ते। और दूसरे नंबर पे रेस्पिरेशन, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, कनेक्टेड है। पढ़ेंगे उसको आगे। इतना सबको क्लियर हो गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? यस सर। यस यस सर। सर। अब चलो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों को अपन कंपेयर करते हैं, ताकि माइंड में जो है पूरा का पूरा जो है क्या बन जाए, एक, है ना, फिट हो जाए, सेट हो जाए, कि जब भी क्वेश्चन आए तो बन जाए, चाहे एमसीक्यू रहे चाहे सब्जेक्टिव रहे, आप लिख सकते हो। एटलीस्ट 3 to 4 पॉइंट या 5 पॉइंट्स तो लिख ही सकते हो। चलो अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो है एक तरफ ले लेते हैं नॉन साइक्लिक। मैं पहले नॉन साइक्लिक की बात करूंगा, फिर साइक्लिक की बात करूंगा। चलो, पहला पॉइंट है, in non-cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation occurs in the granule thylakoids. Non-cyclic photophosphorylation occurs in the granule thylakoids. ठीक है, जबकि cyclic photophosphorylation occurs in the both granule thylakoids and stromal thylakoids. अब इसका रीजन पूछा जाएगा तो बताना, because non-cyclic, सेकंड पॉइंट आ जाएगा इसका डिफरेंस, because non-cyclic photophosphorylation involved photosystem 2 and photosystem 1 which is only present in the granule thylakoids. ठीक है, ये बताना। लेकिन बोलना कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, occurs in both stromal thylakoid and granule thylakoid because photosystem 1 present in both stromal thylakoid and granule thylakoids. ठीक है, दोनों जगह पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये है। इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन there is only photosystem 1 is involved. In cyclic photophosphorylation there is only photosystem 1 is involved, but in non-cyclic photophosphorylation both photosystem 2 and photosystem 1 are involved. ठीक है, तीसरा पॉइंट, in non-cyclic photophosphorylations the electrons never back or never return to the their main pigment or their chlorophyll molecules, but in cyclic photophosphorylation the emitted electrons return back to their chlorophyll molecules, that is reaction center, है ना, A, chlorophyll molecule A. This is the third point. The fourth point regarding difference of cyclic and non-cyclic photophosphorylation. So in non-cyclic photophosphorylation both ATP and NADH2 is formed. In non-cyclic photophosphorylation both NADH2 and ATP are formed, मैं बताया था। But in cyclic photophosphorylation, यहाँ कहीं पर देख रहे हो क्या आप NADH2 का फॉर्मेशन? यहाँ पे कहीं NADH2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, so in cyclic photophosphorylation there is the only formation of only synthesis of ATP. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। नॉन साइक्लिक में NADH2 और ATP दोनों बनता है, लेकिन साइक्लिक में जो है केवल और केवल क्या बनता है, ATP का ही प्रोडक्शन होता है, NADH2 का नहीं होता। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ क्यों नहीं होता, क्योंकि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें फोटोसिस्टम 2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते। इसकी वजह से जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो NADPH बनाने में, NADH2 बनाने में सक्षम नहीं होते, दे आर नॉट कैपेबल और एबल। ठीक है, ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देयर इज अ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, है ना, which is closely associated with the photosystem 2, just near about the photosystem 2। मतलब कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर का ब्रेकडाउन होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन में, जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो होता है वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई वाटर ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे हो रहा है क्या ब्रेक, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है क्या भाई? नो सर। नो ठीक है,
So there is a no photolysis of water in cyclic photophosphorylation and photolysis of water in non-cyclic photophosphorylation. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताना है, जो वाटर का ब्रेकडाउन होता है वो फोटो सिस्टम 2 के आसपास होता है और फोटो सिस्टम 2 को ही इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, जो ब्रेक हुआ क्या है, वाटर है, ठीक है ये. एंड द लास्ट पॉइंट, इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देयर इज अ, है ना, इवॉल्व, देयर इज अ एवोल्यूशन, देयर इज अ liberation or there is a production of oxygen molecule in non-cyclic photophosphorylation. Why? Because photolysis of water occurs, but in cyclic photophosphorylations oxygen oxygen evolution or oxygen production is absent. Clear है पॉइंट इतना? Yes, sir. Yes, sir. तो सब लोग इसको वो कर पाओगे, है ना, समझ पाओगे? अब सबके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि सर आप बार बार बोल रहे हैं कि एटीपी का प्रोडक्शन, लेकिन हमने साइक्लिक भी पढ़ लिया और नॉन साइक्लिक भी पढ़ लिया, लेकिन कहीं पर जो होता है एटीपी के बारे में पढ़े ही नहीं है, और आप बार बार ये बोलते हो कि एटीपी में साइक्लिक में केवल एटीपी बनता है और नॉन साइक्लिक में NADH2 और एटीपी दोनों बनता है. तो NADH2 कैसे बनता है वो तो हम लोग देख लिए थे नॉन साइक्लिक में, लेकिन एटीपी कैसे बनता है वो अपन लोग नहीं देखे थे, तो उसको अब देखेंगे अपन लोग. ठीक है, चलो अब चलो आ जाते हैं, ये जितनी से स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना है और पढ़ के आया करो भाई, है ना, तभी होगा. जो जैसे कोई भी आज क्लासेस हो गए तो आपको साइक्लिक नॉन साइक्लिक जो भी पढ़ाया गया है नेक्स्ट क्लास अटेंड करने से पहले पूरा का पूरा पढ़ करके रखो, हो सके तो एक्स्ट्रा भी पढ़ लो जिससे आपको बेनिफिट मिलेगी, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत है. चलो देखो इधर, हाउ डज एटीपी इज सिंथेसाइज्ड. एक मिनट में, अब हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर, हाउ डज एटीपी सिंथेसिस ऑकर्स, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, एटीपी कैसे बनता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे. तो सब लोग जो है ये तो बोलते थे कि है ना एटीपी और NADH2 का फॉर्मेशन होता है नॉन साइक्लिक में, साइक्लिक में एटीपी का होता है, लेकिन कैसे होता है, क्या रीजन है, किस तरीके से होता है, पूरा मैकेनिज्म तो बताओ, और क्या क्या चीजें कैसे होता है, ये सब बहुत लंबे समय तक की कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था. बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था, ठीक है ना, और एक कॉन्सेप्ट दी गई है ना, एटीपी सिंथेसिस, एटीपी कैसे बनता है, हाउ डज एटीपी सिंथेसाइज, है ना. इट इज प्रपोज्ड बाय अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट के द्वारा इसको प्रपोज किया गया. उस कॉन्सेप्ट का नाम है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. क्या है? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस. ये एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है, एक इमेजिनेशन है ना. केमी ऑस्मोटिक, यान से पता चलो, केमी मतलब केमिकल, ऑस्मोसिस मतलब आपको पता है ऑस्मोसिस क्या होता है, किसी भी चीज का, है ना, मतलब मेनली वाटर का ही, है ना, ज्यादा से कम की तरफ जाना, लेकिन यहाँ पे वाटर की रिगार्डिंग बात नहीं की हुआ है. केमी ऑस्मोसिस मतलब केमिकल का ज्यादा से कम की तरफ जाना, ये एक हाइपोथेसिस बताया गया. इस हाइपोथेसिस को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था पीटर मिशेल. पीटर मिशेल, है ना, ये साइंटिस्ट था, इन्होंने बताया. इन्होंने बोला कि एटीपी सिंथेसिस के लिए 4 चीजों की जरूरत है. अगर 4 चीजें हो जाएगा, अगर मेरे को जुगाड़ करके दे दोगे, या फिर अगर इसको प्लांट के अंदर ये है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सेल्स के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, अगर उसके अंदर ये अगर 4 चीजें है तो 100% एटीपी प्रोड्यूस हो सकती है. सो समझते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ ATP requires 4 things. The first one is membrane. एक आपको क्या चाहिए बोला, एक मेम्ब्रेन दो.
एक मेम्ब्रेन मेरे को बताओ, मेम्ब्रेन दो मेरे को, मैं एक्सप्लेन करूंगा। दोनों का मतलब ऐसा कोई ले जाके उसको देगा नहीं। उन्होंने बताया कि कौन कौन सी शर्तें लागू होती है एटीपी बनाने के लिए। मतलब मैं जो कॉन्सेप्ट क्या करूंगा, मैं जो बताऊंगा कॉन्सेप्ट एटीपी कैसे बनता है, उसके लिए मेरे को 4 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब 4 चीजें मेरे दिमाग में आता है। सबसे पहला बोला उन्होंने मेम्ब्रेन, दूसरा उन्होंने बोला प्रोटॉन पंप, उन्होंने दूसरा बोला प्रोटॉन पंप, तीसरा उन्होंने बोला प्रोटॉन ग्रेडियंट्स, प्रोटॉन ग्रेडियंट्स, और चौथा उन्होंने बोला एक एंजाइम जिसका नाम है एटीपी सिंथेस। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं, है ना, एक तरीके से F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, ये 4 चीजें मेरे को चाहिए, तो फिर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि एटीपी कैसे बनता है क्लोरोप्लास्ट में। और जहां पे भी ये चारों स्ट्रक्चर होंगे वहां पे भी बन सकता है, ना केवल क्लोरोप्लास्ट, चाहे कोई से भी स्ट्रक्चर हो। अगर ये 4 चीजें अगर हो रही वहां पे अवेलेबल है, तो 100% क्या होगा, एटीपी का सिंथेसिस हो सकता है ना, पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है इस पॉइंट को? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गए, याद कर लो। और Yes, sir. जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, ठीक है भाई, अब आ जाते हैं। यस सर। अब हम समझते हैं ये चारों चीजें कैसे फुलफिल होता है, तो आ जाते हैं अपन समझने के लिए। देखो, इन्होंने बताया कि भाई, जैसा कि आप सब लोग जानते हो, उन्होंने बोला जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि ठीक है, ये आपका क्या है, ये जो होता है अपना, है ना, थैलाकॉइड्स है। क्या बोला इन्होंने, इसको थैलाकॉइड्स, ये थैलाकॉइड्स है ना, इन्होंने बोल दिया ऐसा। अब इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, डार्क बना लेते हैं स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से। ठीक है भाई, इसको डार्क कर लिया हम लोग। ये आपका पूरा का पूरा क्या है बेटा, ल्यूमेन है। क्या है, ल्यूमेन, है ना, तो इसको अपन ल्यूमेन लिख देते हैं एक साइड में, है ना। ये आपका क्या हो गया, ल्यूमेन हो गया। ये आपके थैलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गया, इसको अपन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन बोल देते हैं, है ना। बाहर क्या हो गया भैया, ये क्या आपका ग्रेना का है, ग्रेना स्ट्रोमा दोनों का है, और बाहर क्या है, स्ट्रोमा है। ग्रेना के बाहर क्या होता है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा लैमेली नहीं है, स्ट्रोमा। ये बाहर क्या है, स्ट्रोमा। ये 3 चीज आपको मालूम होना चाहिए, ल्यूमेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा बाहर। आपको पता है हम लोग यहीं पे क्या पढ़े थे, फोटो सिस्टम। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है फोटो सिस्टम 2 है, ऐसा उन्होंने समझाने के लिए बताया। यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 है, और यहाँ पे जो होता है फोटो सिस्टम 1 है। ठीक है, दिस इज द फोटो सिस्टम 1, एंड बिटवीन द फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 देयर इज अ sequential arrangement of electron transport or electron carrier such as a plastofunan. Suppose this is the plastofunan. Okay, now the electron emitted from the, like this, okay, electron now further electron goes to the where, NAD plus
ठीक है, and these NAD plus receives 2 hydrogen ion and converted by taking 2 electron and 2 hydrogen, it is converted into NADH2. ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये हुआ. And there is a also breakdown of water into 2 electron, 2 hydrogen and oxygen molecules. Now these 2 electron moves to the photosystem 2 for supplying of electron, so that's it will not interference, there is a no interference or no interfere in electron pathway, electron transfer. Now these 2 hydrogen बार बार ये क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, है ना, क्योंकि बार बार भैया एक ही बार नहीं होगा वाटर ब्रेक, हर बार वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होगा, तो जितने बार भी वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होगा उतने बार 2 हाइड्रोजन बनेंगे, तो बार बार इनके ब्रेक होने से क्या होगा भैया, 2 हाइड्रोजन है ना बढ़ते जाएंगे. कहाँ पे बढ़ते जाएंगे, ल्यूमेन के अंदर. तो पहला रीजन होगा जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. जब बार बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो ये जो प्लास्टोक्विनोन है वो थोड़ा सा शरारती है, ये क्या करता है, 2 हाइड्रोजन चुपके से स्ट्रोमा से लेता है और ल्यूमेन में डाल देता है और इलेक्ट्रॉन को पास कर देता है आगे, जिसकी वजह से क्या होते जाएगा, बार बार ऐसा होने से 2 हाइड्रोजन इस तरीके से इसका कंसंट्रेशन क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा, अंदर की तरफ बढ़ने लग जाएगा कि नहीं. और तीसरी चीज यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना, तीसरा रीजन क्या हो जा रहा है जिसकी वजह से अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, NAD+. जो NAD+ है वो अंदर तो हाइड्रोजन नहीं डालता, लेकिन स्ट्रोमा से हाइड्रोजन चुरा के बार बार NADH2 बना लेता है, तो उससे भी कमी हो जाती है. ठीक है, उससे भी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है. समझ आ गया, ये चीज है. अब ध्यान से सुनो, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, बाहर जो है स्ट्रोमा में जो है ना, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा और ल्यूमेन के अंदर जो होता है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा भाई, हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा. इसको अपन बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट्स. क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट्स. तो इनकी वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू द डिफरेंस, सुनना ध्यान से, स्टेटमेंट को सुनना तभी आपको समझ आएगा. ड्यू टू डिफरेंस इन हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन concentration or proton gradients between the stroma and lumen, there is a formation of proton gradients and electric potential. सुनना ध्यान से, एक बार और स्टेटमेंट बोल रहा हूं क्या, ड्यू टू डिफरेंस इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन lumen and stroma, there is a production of proton gradients. प्रोटॉन ग्रेडियंट्स मतलब कि एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, इसको प्रोटॉन ग्रेडियंट्स. एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, जनरेट हो जाती है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर उसकी स्टेबिलिटी की वजह से रहता है, एक जगह रहती है, उसको अपन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, मूव करने की वजह से. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है. लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन के अंदर इकट्ठे होने की वजह से जो एनर्जी है वो कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी. तो होता क्या है, ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अंदर और बाहर कम, इनकी वजह से 2 चीजें होती है. एक तो प्रोटॉन ग्रेडियंट्स बन जाता है, मतलब ज्यादा, है ना, और दूसरा जो होता है बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है. ये कुछ ऐसा ध्यान से सुनना, मैं आपको बता रहा हूँ. एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम की जो स्ट्रेंथ है, सुनना ध्यान से, उस क्लासरूम की जो स्ट्रेंथ है वो 50 बच्चों की कैपेसिटी है. 50 बच्चे वो क्या कर सकते हैं, है ना, बियर कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम इतना है. अब हुआ क्या कि बाहर एक टीचर्स खड़ी हुई है और वो क्या कर रहे हैं, बाहर से ग्राउंड से बच्चों को एंट्री करा रहा है. कहाँ पे एंट्री करा रहा है, उस रूम के अंदर. तो स्टार्टिंग में वहां पे 1 2 3 4 5 10 15 20 ऐसे बच्चे होंगे. लेकिन जैसे जैसे वहां अंदर, है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, वैसे वहां पे हलचल मच जाएगी, ज्यादा से ज्यादा शोर उत्पन्न होगा, ज्यादा से ज्यादा सब लोग गॉसिप्स करेंगे, बातें करेंगे, हो सकता है झगड़ना भी शुरू कर दे. तो उनकी बीच जो रैंडमनेस है, उनकी बीच जो क्या है ना, जो कहने का मतलब जो होता है एक्टिविटीज है, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी.
क्योंकि अब पूरा का पूरा क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे पैक होते जा रहा है। क्या पैक होते जा रहा है, वो रूम जो होता है ना, वो क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे पैक होते जा रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उतनी ज्यादा वहां पे एक्टिविटीज, गतिविधियां, हरकतें बढ़ती जाएंगी। कोई झगड़ना शुरू कर देगा, कोई लड़ना शुरू कर देगा, बहुत ज्यादा जोरों जोरों से क्या है, साउंड आना शुरू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ऐसा होता है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। आपके साथ होता है, आप है ना देखे होंगे, अपने स्कूल्स में देखे होंगे, इन चीजों को बहुत आसानी से ऑब्जर्व किए होंगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो सोचो कि पूरे टीचर्स ने क्या किया, पूरे स्टूडेंट्स को अंदर एंट्री करा दी, और उनके बीच क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा जो होता है ना, किसी को जगह नहीं मिल रही है, किसी को चेयर नहीं मिल रहा है, किसी एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई किसी के बाल खींच रहे हैं। तो ऐसे क्या हो जा रहा है, वहां पे एक्टिविटीज बढ़ते जा रही है। तो ये सब देख करके ना टीचर्स को लगा, यार बहुत दिक्कत हो रहा है ना। मेरे को एक काम करना था, मेरे को 25 को बाहर कर देना था, 25 को अंदर रखना था, तो प्रॉब्लम्स नहीं होता। ठीक है, प्रॉपर बैलेंस रहती। अब एक तरफ पूरा का पूरा 50 लोग आ गए हैं, और दूसरे जो होता है बाहर जो होता है एक भी नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हौच पौच हो रही है, लोग झगड़ रहे हैं, स्टूडेंट एक दूसरे के, जो भी है। हो क्या रहा है, सभी लोगों को एक साथ, सभी का नंबर बढ़ने की वजह से है ना, वहां पे क्या हो रही है, गतिविधियां, हलचल मच जा रही है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो होगा ही, वहां कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी। और वो एक्टिविटी क्या है, एनर्जी होगी। जैसे आप देखोगे ना, अक्सर जैसे है ना, जैसे रूम में एक या दो लोग हैं, जैसे सपोज आप लोग अपने क्लासरूम में क्या करें, सपोज आपकी क्लासरूम की कैपेसिटी कितनी है, 20 लोगों की। तो जब 20 लोग बैठे रहते हैं तो आपको मस्त जो होता है ना, पर टीचर्स बढ़िया पढ़ाते रहते हैं, गर्मी नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही हुआ क्या कि दूसरे क्लासरूम से 20 स्टूडेंट और आ गए, तो सब लोग बात करेंगे, तो बात करने से वहां पे धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, वहां पे एनर्जी क्या होने लग जाता है, हीट लिबरेट होने लग जाती है, और सबको गर्मी फील होने लग जाती है। गर्मी है ना, आप क्या फील करते हो, थोड़ी सी गर्मी फील करते हो वहां पे, क्योंकि सबके बोलने से क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, और पूरे रूम को क्या कर देता है, वो गर्म कर देता है। ठीक है, तो हमको बिल्कुल भी ना तो शोर, बहुत ज्यादा शोर रहता है, साउंड भी ज्यादा होती है, गर्मी भी ज्यादा लगता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो फिर टीचर बहुत जल्दी उस टीचर्स को क्या करते हैं, बाकी स्टूडेंट को बाहर निकाल देते, बेटा तुम लोग दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, मैं वहां पे आ रही हूँ पढ़ाने के लिए, तुम्हारी मैम ऐसा बोलती हुई, टीचर्स ऐसे बोलते हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट जो होता है यहाँ पे है। होता क्या है कि जब एक जगह पे बहुत ज्यादा अमाउंट में कुछ चीजें इकट्ठी हो जाती है, सिमिलरली ड्यू टू द एक्सेसिव accumulation, ड्यू टू द एक्सेसिव concentration ऑफ हाइड्रोजन आयन इनसाइड द ल्यूमेन, ठीक है, वो एक दूसरे से दे कोलाइड, है ना, दे कोलाइड टुगेदर, एक दूसरे से क्या होने लगता है, होने लग जाते हैं, टकराने लग जाते हैं। और उनकी वजह से जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और प्रोटॉन ग्रेडियंट्स ऑलरेडी क्रिएट हो ही गए हैं, अंदर ज्यादा बाहर कम। जैसे कि वही स्टूडेंट एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं एक दूसरे को, तो फिर टीचर बोलता है, अरे यार बहुत परेशानी हो रही है, गर्मी भी लग रहा है अंदर, है ना, मैं प्रॉपर लेक्चर भी नहीं दे पाऊंगी, क्लासेस भी नहीं दे पाऊंगी। और साथ ही साथ जो होता है ना, बच्चे बहुत ज्यादा शोरगुल करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, किसी को चोट लग जाएगा। तो फिर क्या करते हैं बच्चे, बाहर निकलो। तो जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, एक साथ जो है सब, है ना, दरवाजे को खींचते तोड़ते हुए जो है बाहर निकलते हैं एकदम। तो वहां पे जो बैठा जो क्या है, प्यून है, वो ऐसे गोल 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 घूमने लग जाता है, क्योंकि बच्चे उसको पकड़ के इधर उधर खींच देते हैं, कोई इसकी कोई इधर उधर। तो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, हड़बड़ाहट हो जाती है। ठीक है, जैसे स्कूल में कोई भी चीज छुट्टी होता है, कभी ऐसा हुआ होगा ना कि आप 7th 8th क्लास या 9th के स्टूडेंट को देखना, जो छोटे बच्चे होते हैं, छुट्टी हुई मतलब इतना खुश की पूछो मत, पढ़ाई तो दूर से, पढ़ाई से कुछ नाता ही नहीं है, दूर से भागते हैं वहां पे। ठीक है, एक साथ। तो जब ऐसा नहीं होता है, हर जगह पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब चीजें सिस्टमेटिक हो चुकी है। पहले ऐसा होता था, गांव के बच्चों को देखोगे आप, या विलेजेस में जाओगे आप, है ना, विलेजेस के स्कूल में आप विजिट करोगे, तो ऐसा आपको वहाँ पे जरूर हरकतें देखने को मिलती है। वहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं होता है। आप जैसे आप अपने क्लास के साथ डिसिप्लिन में रहते हो, कि एकदम लाइन से निकलना है, एक एक दो दो करके, है ना, आप थोड़े से मैच्योर भी हो गए, आप 11th में हो तो। बच्चे में ऐसा होता है जरूर, है ना, एकदम उत्सुकता के साथ वो लोग बाहर निकलते हैं, और एकदम पूरा वहाँ का एनवायरमेंट क्या हो जाता है, शोरगुल होने लग जाता है। सेम यही चीज जो है यहाँ पे होती है। होता क्या है यहाँ पे, दरवाजा तो कहीं दिख नहीं रहा है। अब हो क्या रहा है ना, किसके थ्रू, प्रोटीन चैनल के थ्रू बार बार सभी चीजें अंदर आ रही है। मतलब कौन सी, हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन एकदम पूरा यहाँ पे फुल पैक्ड हो चुका है, इतना पैक्ड हो चुका है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं लोग, है ना, और निकलने की बहुत ज्यादा भरसक ट्राई कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू, ठीक है, स्केप फ्रॉम द हियर टू द आउटसाइड। ठीक है, ये बाहर जाने की फुल प्रयास कर रहे हैं। अब इनकी बाहर जाने का जो होता है रास्ता कौन है, तो सब लोग इधर से एक दूसरे से देखते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, अरे रास्ता किधर है, रास्ता किधर है, इधर गया, कहीं पर दिख नहीं रहा है। लेकिन एक जगह पे रास्ता बनी होती है, यहीं पे। ठीक है,
वो कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं जहां बना रहा हूं वहीं पे हो, यहाँ पे एक रास्ता होता है, ठीक है। और इस रास्ते में जो है दो स्ट्रक्चर्स को बैठा दिया जाता है। ठीक है, सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं। इस पूरी मेम्ब्रेन के अंदर है ना, जैसे आप लोग मैं आपको बताया था ना कि मेम्ब्रेन में क्या होता है, पूरी की पूरी फोटो सिस्टम टू और फोटो सिस्टम वन, वैसे ही सेम है ना, मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेशल टाइप की क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, ना तो वो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना कोई फोटो सिस्टम है। इसको अपन बोल देते हैं पूरा का पूरा एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स। तो सुनना ध्यान से क्या होता है, ये जो मैं मेम्ब्रेन के अंदर ये बनाया ना ऐसा गोल सा, सो दीज स्ट्रक्चर है ना, ये वाली पॉइंट, ये वाली। अच्छा दूसरे कलर में बनाता हूँ तो और अच्छे से समझ आएगा, ये वाली है ना, दिस इज कॉल्ड, जो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, एम्बेडेड होता है, धसी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एफ नॉट, एफ नॉट पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, एफ नॉट पार्टिकल्स, ठीक है। और ये जो बाहर की तरफ स्ट्रोमा की तरफ, ये पूरा पूरा स्ट्रोमा है, जो स्ट्रोमा की तरफ प्रोट्रूडेड होता है, स्ट्रोमा की तरफ जिनकी फेस होती है, ये वाली पॉइंट, ये वाला पोर्शन, ये वाली पोर्शन तो आपका हो गया F1 पार्टिकल्स और F नॉट पार्टिकल्स। और ये जो बाहर की तरफ होता है इसको अपन बोलते हैं F1 पार्टिकल्स। क्या बोलते थे इसको, F1 पार्टिकल्स ये। और इसी F1 पार्टिकल्स में कौन बैठी रहती है, एटीपी सिंथेज एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम्स, एटीपी सिंथेज एंजाइम। समझना ध्यान से, ये प्रोटॉन है ना, ये क्या है बेटा, एक प्रोटीन चैनल है ना, एक प्रोटीन चैनल है जहां पे F1 पार्टिकल होता है, F नॉट पार्टिकल्स होती है, मतलब एक स्ट्रक्चर है। और इनके अंदर F1 पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, F1 पार्टिकल्स के अंदर आपका होता है एटीपी सिंथेज एंजाइम। ये एक चैनल है, एक डोर है, जैसे बाकी जो प्रोटीन हम लोग, आप लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़े हो सबके सब, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन पढ़े हो। यस सर। यस यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में आपको सर बताए होंगे कि सेल मेम्ब्रेन एक कॉन्टिन्यूअस है ना, लिपिड बायलेयर की स्ट्रक्चर्स है ना, जिनकी बीच बीच में प्रोटीन चैनल्स लगे होते हैं। ये प्रोटीन चैनल्स वैसे ही होते हैं जैसे कि समुद्र के अंदर छोटे छोटे आइसबर्ग, बर्फ के टुकड़े हो अंटार्कटिक ओशंस में, है ना, या फिर जो होता है ना, एक गुलाब जामुन की पूरी पूरी क्या है, एक बहुत बड़ी सी कंटेनर है, उसमें गुलाब जामुन चाशनी में जो डूबा होता है, उसी तरीके से क्या होते हैं, एक कंटिन्यूअस जो लिपिड बायलेयर होती है ना, फॉस्फोलिपिड का मेम्ब्रेन में, उनकी बीच बीच में कहीं इधर उधर प्रोटीन्स लगे होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन, है ना। और वो प्रोटीन क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर लाने ले जाने में हेल्प करते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जो लिपिड बायलेयर से क्रॉस नहीं कर पाते, जो फैट सॉल्युबल नहीं होते, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, उसको प्रोटीन चैनल क्या करता है, अंदर बाहर लाने ले जाने का काम करता है, जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, उन सबको, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसे ही सेम जो है यहाँ पे जो चैनल है जिसको अपन बोलते हैं प्रोटीन चैनल बोलते हैं, और ये प्रोटीन चैनल जो होता है F1 F नॉट पार्टिकल्स का बना होता है, जिसके अंदर एटीपी सिंथेज एंजाइम होती है। एक तरीके का दरवाजा है कह सकते हो, लाने ले जाने वाला, अंदर बाहर लाने ले जाने वाला। लेकिन ये बहुत चालाक है, ये बोलता है मैं क्या नहीं कराऊंगा, मैं ऐसे एंट्री नहीं कराता हूं, मैं अंदर से बाहर चीजों को लाने ले जाने का काम करता हूं, बाहर से अंदर चीजों को ट्रांसपोर्ट नहीं कराता। दिस इज कॉल्ड एंटीपोर्ट। मैं आपको बताऊंगा जब मैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ाऊंगा, अगर आपके सिलेबस में होगा तो। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट शायद में भी डिलीटेड है पोर्शंस, तो वहां पे दो चीजें हैं, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट, तीन टाइप के ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। वो अभी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं आपको बता देता हूं कि कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, दोनों साइड लाने ले जाने का काम करते हैं, कोई एक साइड बाहर से अंदर, कोई अंदर से बाहर। तो यहाँ पे जो एटीपी सिंथेस वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, F1 F नॉट पार्टिकल्स, ये जो होता है केवल और केवल क्या करता है भाई, ये अंदर से बाहर चीजों को लाने ले जाने का काम करता है। अब ध्यान से सुनना, अब चलो हम पढ़ते हैं वो पीटर मिशेल्स की बात, जिन्होंने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया था। अकॉर्डिंग टू पीटर मिशेल्स, है ना,
who given the chemiosmotic hypothesis according to the है ना Peter Missels, there are 4 things required for the formation of ATP. सबसे पहला उन्होंने बोला मेम्ब्रेन, बोला था कि मेम्ब्रेन, तो देखो यहाँ पे मेम्ब्रेन है कि नहीं हमारे पास, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है कि नहीं? Yes. Yes, 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 sir. sir. चलो ये हो गया। दूसरा उन्होंने बोला प्रोटीन पंप, बोला है ना प्रोटीन पंप। अब प्रोटीन पंप कहाँ है? तो देखो ये प्रोटीन पंप है, यही प्रोटीन पंप है आपका, तो प्रोटीन पंप भी मिल गया, जो चीजें को क्या कर सके, अंदर से बाहर पंप कर सके, प्रोटीन पंप मिल गया। तीसरा उन्होंने बोला था प्रोटॉन ग्रेडियंट्स होना चाहिए, मतलब एक तरफ प्रोटॉन अंदर, एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा, दूसरे तरफ प्रोटॉन कम, वो कहीं पर भी हो सकता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे प्रोटॉन का अमाउंट ज्यादा है, बाहर प्रोटॉन का अमाउंट कम है स्ट्रॉन्ग में। तीसरा भी हमारा फुलफिल हो गया। और चौथा उन्होंने बोला था एंजाइम्स चाहिए। क्या चाहिए? एंजाइम्स। एटीपी बनाने के लिए एंजाइम तो चाहिए ना, तो उन्होंने बोला एटीपी सिंथेस एंजाइम चाहिए, तो वो भी बैठा रहता है कहाँ पे? प्रोटॉन पंप के पास। तो चारों चीजें यहाँ पे क्या है? अवेलेबल है। अब देखो क्या होता है, तो उन्होंने बताया, अब बताओ कैसे बनेगा एटीपी? तो उन्होंने बताया, देखो उन्होंने बोला कि जब हाइड्रोजन आयन मतलब कि प्रोटॉन अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और बाहर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में है ना, आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी सेल्स के अंदर कोई भी केमिकल हो और बाहर कोई केमिकल है, सेम केमिकल, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अंदर बाहर, है ना, एकदम बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड कहने का मतलब जितनी स्ट्रोमा में होनी चाहिए नॉर्मली, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, और जितनी कहाँ पे होनी चाहिए, जैसे सपोज ऐसा रूल्स हो सकता है ना, कि स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन नॉर्मली ज्यादा होता है नॉर्मल टाइम पे, ल्यूमेन के अंदर कम होता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी क्या है, ल्यूमेन के अंदर ज्यादा है और स्ट्रोमा के अंदर कम है। तो हमारी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, साम्य अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, है ना। दे आर ट्राइंग टू अचीव इक्विलिब्रियम। केमिकल हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब, जैसे सपोज आपकी बॉडी से जो है ना, सुनो ध्यान से, आपकी सेल से आपको सपोज डिहाइड्रेशन हुआ, सुनो ध्यान से, आपको क्या हुआ? डिहाइड्रेशन, आपकी बॉडी से वाटर लॉस हुआ। तो पता है आपकी बॉडी क्या करता है, वो हुई जो वाटर लॉस है, एक्सेस अमाउंट में जो वाटर लॉस है, उसको फुलफिल करने के लिए अपनी हमारी बॉडी क्या करती है? वाटर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी किसी भी तरीके से, या तो हम पानी पियेंगे या फिर हमारे फैट ब्रेक होगा, फैट का ब्रेकडाउन होगा, जिससे क्या होता है? वाटर प्रोड्यूस होगा, और हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर वो वाटर के अमाउंट को क्या किया जाएगा? काउंटर करंट किया जाएगा, बैलेंस की जाएगी जो निकला हुआ है। तो वैसे सब कोई केमिकल्स किसी जगह से उसका क्या हो जाता है, उसकी जो इक्विलिब्रियम है, उनका जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है, वो जब बदल जाता है, तो फिर से वो अपने नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए क्या करता है? ट्राई करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है। बाहर स्टोमा के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था पहले, नॉर्मली अंदर कम होता है, लेकिन अभी क्या हो चुका है? उल्टा हो गया। एक टाइम ऐसा है, एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आता है कि अंदर ज्यादा हो जाता है, बाहर कम हो जाता है, तो सेल्स को तुरंत दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि भाई स्ट्रोमा में बहुत सारे काम हो रहे हैं। स्ट्रोमा के अंदर जो होता है और बहुत सारी चीजें हैं जो हाइड्रोजन को यूज कर रहा है। अब इधर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हमेशा के लिए कम हो जाएगा, तो पूरा का पूरा जो होता है सेल्स की जो मेटाबॉलिज्म है क्लोरोप्लास्ट का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। केवल कुछ समय के लिए क्या कर सकते हो आप? इकट्ठा कर सकते हो, मतलब कुछ समय के लिए हम केमिकल को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हो। समझ आएगा? ध्यान से देना। अब क्या होता है, तो सिंपल सी बात ये बोल सकते हो, पीटर मिशन ने क्या बोला, क्योंकि आयनिक आयनिक मतलब आयंस की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए यह जरूरी है कि ये जो बाहर अंदर एक्यूमुलेट हुआ जो हाइड्रोजन है वो बाहर आए, और है ना, जितना आयंस बाहर होता है उतना जो होता है बाहर आ जाए, और जितना अंदर होता है उतना ही रहे। ये बात जब ये बोली तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, तो कैसे लाओगे? तो उन्होंने बोला देखो, जब प्रोटॉन बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है तो एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटोमोटिव फोर्स, पीएमएफ, प्रोटोमोटिव फोर्स, क्या बोला मैं? हाइड्रोजन आयन का अंदर एक्यूमुलेट होने की वजह से, इकट्ठा होने की वजह से इनकी बीच में पोटेंशियल जनरेट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं प्रोटोमोटिव फोर्स, जिसको अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो ड्यू टू द, है ना, प्रोटॉन ग्रेडियंट्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देयर इज अ जनरेशन ऑफ प्रोटोमोटिव फोर्स, जिसकी वजह से जो क्या करता है, इन हाइड्रोजन्स को
है ना, बार बार इधर है ना दरवाजे की तरफ मतलब मेम्ब्रेन की तरफ धक्का पड़ता है, तो ये बाहर जाने की ट्राई करता है, लेकिन दरवाजा तो एक ही है। सो दिस प्रोटोमोटिव फोर्स है ना विच इज क्रिएटेड इनसाइड द ल्यूमेन, दे मेनली facilitate to transport they mainly facilitate to transport these hydrogen ion or proton by passing through the क्या प्रोटीन चैनल और प्रोटीन, ठीक है, मेम्ब्रेन और प्रोटीन कंपोनेंट, या ये बोल सकते हो F1 F0। मतलब कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाने की वजह से इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, और जब एनर्जी बनती है तो आपको वहां पे क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है, वर्क होता है वहां पे। तो एक दूसरे से टकरा करके जिसको अपन बोलते हैं प्रोटोमोटिव फोर्स, मतलब प्रोटॉन के अंदर इकट्ठा होने की वजह से फोर्स जनरेट हो जाता है इनके बीच में, और ये जो प्रोटोमोटिव फोर्स है इस हाइड्रोजन आयन को इस चैनल के थ्रू पास करने में क्या करता है, हेल्प करता है, मजबूर कर देता है। तो बार बार जो होता है यहाँ से क्या होता है, निकलता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन आयन है, कौन सा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है, इसके अंदर जो कौन सी एनर्जी है भाई, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जैसे यहाँ से पास होता है तो यहाँ पे प्रोटीन चैनल है, और इस प्रोटीन चैनल के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। कौन सा कंपोनेंट, F1 कंपोनेंट, जिसके पास कौन बैठा हुआ है, एटीपी सिंथेस एंजाइम बैठा हुआ है, ठीक है, बैठी हुई है, ठीक है। तो ये जैसे ही प्रोटॉन क्या हुआ, इस चैनल से, प्रोटीन चैनल से पास होकर के F1 के पास पहुंचता है, तो F1 जो है गोल 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 घूमने लग जाता है, मतलब कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने लग जाती है, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने लग जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ध्यान से सुनो, ये जो हाइड्रोजन आयन के अंदर, सुनो ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन आयन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। और जैसी काइनेटिक एनर्जी में बदला, वो एनर्जी तुरंत किसको मिल जाती है, इस एंजाइम्स को। जैसी एंजाइम्स को एनर्जी मिले, तुरंत वो क्या करता है, स्ट्रोमा के अंदर, ध्यान सुनना, ये स्ट्रोमा में यहां से निकलने की वजह से, ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, H+ आयन, H+ आयन यहां से निकलना शुरू हो जाएगा। 3H+ आयन एक साथ निकलते हैं, ठीक है, कितने H+ आयन, 3H+ आयन एक साथ जो होता है निकलते हैं, जिसकी वजह से इनकी हाइड्रोजन के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो F1 पार्टिकल्स को, मतलब कि है ना, मिल जाती है, किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो जैसी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिला तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे जो एटीपी सिंथेस एंजाइम्स है, दे गेट एक्टिवेटेड, और जब वो एक्टिवेट होगा तो एटीपी सिंथेस एंजाइम खुश हो जाएगा, चलो मेरे को कहीं ना कहीं से तो क्या मिली, एनर्जी मिल गई। और वो एनर्जी को वो क्या करता है, वो बोलता है चलो अब मेरा काम क्या है। आपको पता है कोई एंजाइम्स क्या करता है भाई, कोई भी एंजाइम्स सबस्ट्रेट को, जो एंजाइम होता है वो किसमें कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। केमिकल रिएक्शन में हमारी बॉडी के अंदर कोई भी, है ना, केमिकल रिएक्शन को आगे कौन बढ़ाता है अभी, एंजाइम। इसी वजह से ऐसे केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, एंजाइम की वजह से। लेकिन वही बाहर केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के बाहर होती है ना, कचड़े में, या फिर है ना आयरन का जंक लगना, वो भी केमिकल रिएक्शन, वहां पे तो कोई एंजाइम्स नहीं है, इसी वजह से उसको सिंपल केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जब वही केमिकल रिएक्शन जब हमारी बॉडी के अंदर चलता है तो उसको कोई एंजाइम ऑपरेट करती है, उस केमिकल रिएक्शन को आगे प्रोडक्ट में चेंज करने का काम सबस्ट्रेट को कौन करता है, एंजाइम्स करता है। तो जैसे यहाँ पे एटीपी सिंथेस एंजाइम्स को क्या मिली, एनर्जी मिली, वो खुश हो जाती है एकदम, अरे मेरे को एनर्जी मिल गया, एनर्जी मिल गया, एनर्जी मिल गया। तो ये क्या करता है, तुरंत बाहर पड़ी, स्ट्रोमा में पड़ी हुई है एक कंपाउंड जिसका नाम है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसका नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये दोनों स्ट्रोमा में पर्याप्त मात्रा में पड़े रहते हैं, इसके आसपास, इसके आसपास, इस चैनल के आसपास। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये चैनल केवल एक ही नहीं होता, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं मेम्ब्रेन पे। तो वो क्या करते हैं, स्ट्रोमा से एडीपी को पकड़ते हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ते हैं, और दोनों को पकड़ करके ये क्या कर देते हैं, एटीपी में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं, एटीपी में चेंज कर देते हैं इसको। तो जो एंजाइम है एटीपी सिंथेस, ये ठीक है, इसको काइनेटिक एनर्जी मिलने की वजह से स्ट्रोमा में पड़ी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, एटीपी में। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी यही होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, एटीपी का प्रोडक्शन कैसे। क्लियर हो गया सबको भाई, यस और नो? यस सर। आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, आपको सर पढ़ाएंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी करके चैप्टर है, वहां पे ये दो तरीके की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी।
है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब कोई चीज बैठी हुई स्टेबल है, एक जगह स्टिक हुई है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होता है उसको अपन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और जब कोई चीजें मूव करने लग जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। P इज इक्वल टू एम बी 1/2 mv स्क्वायर, ऐसा करके दो इसके फॉर्मूले भी हैं। हाफ mv स्क्वायर जो होता है काइनेटिक एनर्जी का, तो कोई चीजें काइनेटिक, जैसे चौक ये रखी हुई थी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जैसे मैं क्या करूंगा, चौक को फेंकूंगा तो मेरे अंदर की जो एनर्जी है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और ये काइनेटिक एनर्जी इसमें बदल जाएगी और ये मूव करते करते आएगी। जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी तुरंत वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, चौक वहीं पे रुक जाएगी। ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में। सेम चीजें यहाँ पे भी हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से निकल रही है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और एटीपी जो होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एंजाइम क्या करता है, एटीपी में बदल देता है। क्लियर है इतना सबको, यस और नो? Yes, sir. ओके, किसी को डाउट थोड़ी है भाई? कोई डाउट है पूछ लो, अगर पूछना है तो। कोई डाउट है भैया पूछ लो, सबको क्लियर है? सर अभी नहीं है। अच्छा तो ठीक है, अब ध्यान Yes, सुनो। clear हाँ। है। सर अभी फिजिक्स से हाँ चलो, अब जो है याद रखना, अभी जा करके, है ना, एनसीईआरटी से क्या क्या पढ़ना है आपको, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करके हेडिंग है वो, और केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये 4 जो टॉपिक्स है एनसीईआरटी के अंदर से उसको पढ़ लेना, और अगर कहीं पर डाउट आए तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है? यस सर। यस सर Yes, sir. ओके चलो, ओके सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, है ना? थैंक यू सर Thank you, sir. Thank you, Bye. sir.